नमस्कार मित्रों, मैं हूं हुकम सिंह गुनावत, महाराजा कंपटीशन क्लासेज करौली। देखिए दोस्तों, ये हम रीट लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, एमपी संविदा कर्मी, यूपी टेट, बिहार टेट सभी के पाठ्यक्रम से संबंधित एक चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है संस्कृत शिक्षण सिद्धांत। संस्कृत शिक्षण सिद्धांत। तो देखिए, संस्कृत शिक्षण सिद्धांत जो है, इसको लेकर के किस तरह से हमारी एग्जाम में सवाल आते हैं और किस प्रकार से हमें उन सवालों को करना है, तो ये ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हुकम सिंह गुनावत नाम से चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो भी वीडियो हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखते हैं दोस्तों। अच्छा, ये पढ़ेंगे आज हम संस्कृत शिक्षण सिद्धांत, यानी संस्कृत शिक्षण सिद्धांत। इसका मतलब है संस्कृत शिक्षण कराने के सिद्धांत कौन कौन से हैं। मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम संस्कृत का अध्यापन कार्य कराते हैं, या कह सकते हैं कि विद्यार्थियों को हम संस्कृत पढ़ा रहे होते हैं, तो संस्कृत पढ़ाते समय किन किन नियमों को फॉलो करना चाहिए, अध्यापन कराने के, भाषा सिखाने के क्या क्या अच्छे नियम हैं, जिन नियमों के माध्यम से हम विद्यार्थी को अच्छी प्रकार से भाषा सिखा सकते हैं, तो वही सिद्धांत कहलाते हैं मित्रों। भाषा सिखाने के जो नियम होते हैं, उन्हीं नियमों को याद रखें, हम क्या कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। तो संस्कृत शिक्षण के सिद्धांत इससे आशय हुआ कि संस्कृत भाषा सिखाने के क्या क्या नियम हैं, किन नियमों के आधार पर बच्चों को संस्कृत भाषा की शिक्षा दी जा सकती है। तो देखिए, संस्कृत शिक्षण के जो सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों के लिए हमने एक ट्रिक तैयार की है। इस ट्रिक से हम सभी सिद्धांतों को याद रख सकते हैं। कई बार परीक्षा में ऐसे सवाल आते हैं कि निम्न में से संस्कृत शिक्षण का सिद्धांत कौन सा नहीं है, तो कैसे हम याद रखेंगे। तो इस तरह याद रख सकते हैं। देखिए, ये ट्रिक है मित्रों, अनुक्रिया जवाब है। यहाँ तक ये कॉमा लगा दिया हमने। एक बार में आप इसे बोलेंगे अनुक्रिया जवाब है, फिर आगे बोलेंगे रुचि सम स्वाद आवे, यानी पूरा हो जाएगा अनुक्रिया जवाब है, रुचि सम स्वाद आवे। 3-4 बार बोलोगे, आराम से आपको याद रह जाएगी। अनुक्रिया जवाब है, रुचि सम स्वाद आवे। तो देखो, इन्हीं से, इस ट्रिक से हम सिद्धांतों को बनाएंगे। पहले मैं उनके नाम बता रहा हूँ, कौन कौन से हमारे संस्कृत शिक्षण के सिद्धांत हैं। तो अनु, यह एक शब्द हो गया अनु। अनु से हो गया अनुपात, ये हो गया मित्रों अनुपात और क्रम का, अनुपात और क्रम का सिद्धांत। कौन सा हो गया, अनुपात और क्रम का सिद्धांत। अच्छा, अनु से फिर आ जाइए क्रिया। क्रिया से हो जाएगा क्रियाशीलता एवं अभ्यास का सिद्धांत, यानी क्रिया से बना हमारा क्रियाशीलता एवं अभ्यास का सिद्धांत। उसके बाद में क्षय से हो जाएगा चयन का सिद्धांत। उसके बाद हम देखेंगे वा, और वा से होगा मित्रों क्या, बाल्यावस्था का सिद्धांत। फिर हो गया वैसे होगा वैयक्तिक, वैयक्तिक किसका, भिन्नता का सिद्धांत। आगे बढ़े रुचि, इससे हो जाएगा रुचि का सिद्धांत। आगे देखेंगे से हो गया, रुचि हुआ, ये हुआ, ये क्लियर, रुचि और से बन गया
समवाय सिद्धांत। अच्छा, इसके बाद देखेंगे आप मैं, और मैं से हो गया मौखिक कार्य का सिद्धांत। उसके बाद में आप देखेंगे हो गया स्व, और स्व से बन जाएगा स्वाभाविकता का सिद्धांत, और बाकी का क्रॉस कर देंगे। तो इस तरह ध्यान लगाएं, ये ट्रिक आप याद रखेंगे और इस ट्रिक से सिद्धांतों के नाम हमें याद रह जाएंगे। संस्कृत भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं? अनुपात, क्रम का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, बाल्यावस्था का सिद्धांत, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, समवाय सिद्धांत, मौखिक कार्य का सिद्धांत और स्वाभाविकता का सिद्धांत। एक एक की मैं बात करूंगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अनुपात। अनुपात व क्रम का सिद्धांत। अनुपात व क्रम का सिद्धांत, तो देखेंगे आप, ये सिद्धांत बताता है भाषा शिक्षण के लिए, भाषा सिखाने के लिए इस सिद्धांत में क्या बातें बताई गई हैं। तो इस सिद्धांत में बताया गया है कि बच्चे को जब भी भाषा सिखाई जाए तो भाषा सिखाने का एक अनुपात और एक क्रम होना चाहिए। यानी कोई भी भाषा, चाहे वो संस्कृत भाषा हो, चाहे हिंदी भाषा की मैं बात करूं, क्योंकि यही हिंदी में चलता है, तो एक अनुपात और क्रम का होना जरूरी है। भाषा सिखाते समय बालक को भाषा का ज्ञान एक अनुपात में और एक क्रम में दिया जाए, जैसा कि ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक, इस प्रकार से ज्ञान दिया जाए क्रमबद्ध तरीके से। यानी ज्ञानात्मक कह लीजिए, क्रियात्मक ये हो गया अपना क्रियात्मक, फिर हो जाएगा भावात्मक, और हो गया कौन सा, ज्ञानात्मक। तो इस प्रकार से एक क्रम से शिक्षा दी जाए, यानी भाषा की शिक्षा क्रमशः दी जाए, ताकि विद्यार्थी अच्छी प्रकार से संस्कृत भाषा को सीख सकें। जैसा कि प्राथमिक स्तर की हम बात करें, प्राइमरी स्तर पर मौखिक रूप से भाषा दी जाए, या मैं कह सकता हूं कि प्राइमरी स्तर पर जब भाषा का ज्ञान कराया जाए तो एक बोलचाल के जरिए सरल सुगम तरीके से कराया जाए। सेकेंडरी लेवल की हम बात करें, सेकेंडरी स्तर पर भाषा का ज्ञान कराते समय हम व्याकरण का उपयोग करें। ऐसा नहीं हो कि प्राइमरी स्तर से ही व्याकरण का प्रयोग कर दें, और जब हम ग्रेजुएशन लेवल पर पहुँचे, ग्रेजुएशन लेवल पर, तो वहाँ हम अनुवाद के माध्यम से भाषा का ज्ञान कराएं। तो इस तरह से भाषा का एक क्रम होना जरूरी है। प्राथमिक स्तर पर मौखिक रूप से भाषा शिक्षण का कार्य कराया जाए, सेकेंडरी स्तर पर व्याकरण को जोड़ करके, और स्नातक स्तर पर अनुवाद के माध्यम से भाषा का ज्ञान कराया जाए। तो इस तरह याद रखें, एक अनुपात और क्रम होना जरूरी है। ये इस सिद्धांत से हमें जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं अगला, क्रियाशीलता का सिद्धांत। ये क्रियाशीलता एवं अभ्यास का सिद्धांत। ये सिद्धांत किस बात पर बल देता है? क्रियाशीलता और अभ्यास के सिद्धांत से ये जानकारी मिलती है कि भाषा शिक्षण कार्य करवाते समय क्रियाशील होना बहुत जरूरी है। बच्चे जब तक किसी भी भाषा को सीखने में क्रियाशील नहीं होते हैं और उस भाषा का बार बार अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक हम किसी भी भाषा को, जैसा कि मैं संस्कृत भाषा की बात कर रहा हूँ, चाहे वो हिंदी भाषा हो, चाहे कोई अन्य भाषा हो, उसको अच्छी प्रकार से नहीं सीख सकते। इसीलिए
क्रियाशील होना बहुत जरूरी है और जो भी भाषा सीखी जाए उसका बार बार अभ्यास होना जरूरी है। थॉर्नडाइक के नियम में भी यही बात बताई गई है कि क्रियाशीलता और अभ्यास पर बल देना जरूरी है, अन्यथा कोई भी ज्ञान, कोई भी भाषा विस्मृत हो जाती है। तो थॉर्नडाइक ने भी इसी बात पर बल दिया था। अगला चयन का सिद्धांत, तीसरा मैं बात कर रहा हूँ चयन का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत देखिए भाषा शिक्षण में किस प्रकार से उपयोगी है। तो इस सिद्धांत से ये जानकारी हमें मिलती है कि जो विषय वस्तु पहले पढ़नी हो उसका हमें पहले चयन कर लेना चाहिए, या कौन सी विषय वस्तु किस अवसर पर पढ़ाई जाए ये चयन करना बहुत जरूरी है। जैसा कि चयन के सिद्धांत में बताया है कि दीपावली का समय हो, दीपावली का जब समय आए, दीपावली, तब दीपावली से संबंधित अध्याय को पढ़ाया जाए। जब ईद का समय आए तो हमारे पाठ्यक्रम में ईद अगर कोई अध्याय है तो उसे उसी समय पढ़ाया जाए। वर्षा ऋतु का अगर कोई चैप्टर है तो उसे वर्षा ऋतु के समय पढ़ाया जाए। यानी अध्याय का एक चयन करना चाहिए ताकि उस समय की समस्त जानकारी विद्यार्थी समझ सके। वो यह समझ सके कि दीपावली कब आती है, और दीपावली के समय यदि आप दीपावली का पाठ पढ़ाएंगे, अध्याय जो है अपने पाठ्यक्रम में वो पढ़ाएंगे तो अच्छे से विद्यार्थी समझेगा। तो इस तरह से चयन कर लेना चाहिए। अच्छा, इसके बाद में बाल्यावस्था। देखिए बाल्यावस्था का सिद्धांत इसमें बताया गया है कि बाल्यावस्था ये भाषा शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। याद रखें मित्रों, अपनी भाषा सीखने की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है बाल्यावस्था, जो कि हम कह सकते हैं 6 वर्ष से लेके 12 या लास्ट 13 वर्ष तक की अवस्था होती है। और इस अवस्था में बालक का मानसिक विकास सर्वाधिक होता है। बाल्यावस्था जो है, इस अवस्था में बालक अच्छी प्रकार से भाषा का ज्ञान हासिल कर सकते हैं और यही भाषा फिर उसके संपूर्ण जीवन में चलती है आगे। बालक को आपने देखा जैसे वातावरण हम रखते हैं वो वैसी भाषा सीखता है। तो बाल्यावस्था में भाषा अच्छी प्रकार से बालक सीखता है। इसीलिए ये सिद्धांत बताता है कि जिस प्रकार से बालक को हमें संस्कृत भाषा सिखानी है, संस्कृत भाषा का जिस तरह से ज्ञान देना है वो बाल्यावस्था में ही दे देना चाहिए। वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, ये वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत देखें क्या कहता है। यानी इसका मतलब समझिएगा व्यक्तिगत भिन्नता। आप जानते हैं मित्रों, संसार के समस्त प्राणी व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे से भिन्न होते हैं, रंग, रूप, बोली, भाषा। तो भाषा व्यक्तिगत रूप से सिखानी चाहिए। मंद बुद्धि, प्रतिभाशाली, सामान्य वर्ग के विद्यार्थी, सभी प्रकार के विद्यार्थी हमारी कक्षा में होते हैं। तो विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भावनाओं को ध्यान में रखकर भाषा का शिक्षण कराना चाहिए। मंदबुद्धि विद्यार्थी हैं तो उन्हें उसी प्रकार से भाषा सिखानी चाहिए, प्रतिभाशालियों को उनके स्तर के अनुसार। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, रुचि का सिद्धांत, ये सिद्धांत कहता है कि बालक की जिस विषय में या जिस चीज में रुचि होती है उस चीज को वह पहले सीखता है या जल्दी सीखता है। इसीलिए बालक की रुचि के अनुसार ही भाषा शिक्षण का कार्य कराना चाहिए। और कई बार हम देखते हैं कि भाषा शिक्षण का कार्य करा रहे हैं, विद्यार्थी हमारे अध्यापन कार्य में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो उस वक्त अध्यापन कार्य कराना उचित नहीं है। क्योंकि जब तक विद्यार्थी उस अध्यापन में, उस भाषा शिक्षण के कार्य में रुचि ले, तब तक ही भाषा शिक्षण का कार्य कराना चाहिए। समवाय सिद्धांत, देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है।
और कई बार आपको आगे भी देखने को मिलेगा समवाय सिद्धांत। समवाय सिद्धांत, इस सिद्धांत में ये बात बताई जाती है कि आवश्यकता अनुसार जब विद्यार्थी को जिस सिद्धांत के अनुसार हमें भाषा का ज्ञान कराना हो, उसी सिद्धांत को उस समय हमें उपयोग में लेना चाहिए। इसमें उपरोक्त सभी सिद्धांत ले लिए जाते हैं, यानी सभी सिद्धांतों का समन्वित रूप समवाय सिद्धांत कहलाता है। ये सिद्धांत इस बात को बताता है कि अध्यापन कार्य कराते समय या भाषा शिक्षण कराते समय जिस वक्त जिस सिद्धांत की, सभी सिद्धांत अच्छे होते हैं, सभी भाषा सीखने के एक नियम है। सिद्धांत एक नियम होता है, जो निकाले गए नियम है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, शिक्षाविदों के द्वारा। तो जिस वक्त जिस सिद्धांत की आवश्यकता हो उसी को हमें उपयोग में ले लेना चाहिए, ऐसा इस सिद्धांत में बताया जाता है समवाय सिद्धांत। अगला देखिए मौखिक कार्य का सिद्धांत। मौखिक कार्य का सिद्धांत, इस सिद्धांत में भाषा के स्किल जो होते हैं, जैसे कि सुनना, 4 स्किल हैं भाषा के, सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। यानी इस तरह याद रख सकते हैं हम सुबह पली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो याद रखें मित्रों, सबसे पहले जब बालक जन्म लेता है, वो जीव जगत में आता है, तो भाषा को सुनता है और जिस परिवेश में वो होता है, जैसी भाषा सुनता है वैसी सीखता है। हिंदी प्रदेश में जन्मा है, हिंदी सीखेगा। साउथ में, तमिल में जन्मा है, वहाँ की सीखेगा। उत्तर भारत में जन्मा है, उत्तर भारत की सीखेगा। तो इस तरह से सुनता है, वो अनुकरण करता है भाषा का और फिर वो उस भाषा को बोलना सीखता है, यानी मौखिक कार्य करता है। तो यह हमारी बात भाषा सीखने की है। तो कोई भी बालक मौखिक कार्य पहले करता है, न कि लिखित कार्य। लेखन कार्य पहले नहीं होता है, पहले मौखिक कार्य होता है, यानी मौखिक रूप से बोलना सीखता है। तो याद रखें, भाषा शिक्षण कराते समय लेखन कार्य बाद में और मौखिक कार्य पहले कराना चाहिए। मौखिक रूप से बालक को और शुद्ध उच्चारण बालक कर सके, इस प्रकार भाषा का ज्ञान कराना चाहिए। अगला है स्वाभाविकता का सिद्धांत। ये सिद्धांत बताता है कि बालक अपने घर पर या परिवार में रहकर या विद्यालय परिवार में स्वाभाविक रूप से भाषा सीखते हैं। स्वाभाविक का मतलब है मित्रों, बिना किसी दबाव के सहज रूप से भाषा सीखते हैं। ये सिद्धांत में बताया गया है। जैसे जिस जगह घर परिवार में रहता है बालक, वो धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से स्वाभाविक रूप से बिना किसी दबाव में भाषा सीखता है। तो इस प्रकार से ये संस्कृत शिक्षण के सिद्धांतों की हमने बात की थी। ये संस्कृत शिक्षण के सिद्धांत थे। तो अगला संस्कृत शिक्षण की विधियां हैं, और भी चैप्टर हैं, पूरा सिलेबस हम कराएंगे। तो याद रखें मित्रों, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हुकम सिंह गुनावत नाम से सब्सक्राइब करें। महाराजा कंपटीशन क्लासेज करौली मैं फिर से आपके सामने एक अगला वीडियो लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।